जैसा कि प्रीवियस क्लास में डिसाइड हुआ था कि हम थोड़ा सा ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र के बारे में बात करेंगे, तो हम उस बारे में बात करने से पहले कॉस्ट फंक्शन को देखेंगे और कॉस्ट फंक्शन से देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन आया कैसे था। कॉस्ट फंक्शन कैसे आया था, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट था। ये हमारे पास एक ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारे पास साइज़ है, हाउस का साइज़ है कि एक हाउस का क्या क्या साइज़ हो सकता है, किस किस साइज़ के हमारे पास घर हैं। ओके, देन उसके अगेंस्ट वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो ये एक्स एक्सिस हमारे पास इनपुट है, वाई एक्सिस हमारा आउटपुट है। तो इनके दरमियान हमें रिलेशन देखना था। तो वो रिलेशन देखने के लिए हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट पे ये इतना सारा डेटा गिवन था। अब ये जो सारा ब्लू में ये आपका ओरिजिनल डेटा है और आपको कहा गया है आपसे कि इस डेटा की इंसाइट निकाल के दें। अब आप डेटा की इंसाइट निकालेंगे कैसे? तो आपने सोचा इस पर रिग्रेशन अप्लाई की जाए। तो रिग्रेशन के लिए इन दोनों का आपको कोई ना कोई रिलेशन देखना पड़ेगा। अब वो आप कौन सा रिलेशन देखेंगे? आपने सोचा सिंपलेस्ट रिलेशन से स्टार्ट करें, तो आपने लीनियर रिलेशन देखा। लीनियर रिलेशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ये आपका डेटा बहुत सारा बिखरा हुआ पड़ा है, आपने एक लाइन ली और एक स्ट्रेट लाइन इसमें से ड्रॉ की और इस तरह से ड्रॉ की कि ये लाइन मैक्सिमम डेटा को क्रॉस करे। अभी भी अगर मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो मैक्सिमम से नहीं करी, तो आप अगेन लाइन ड्रॉ करिए। आपने और ऐसी ड्रॉ की जो मैक्सिमम डेटा को क्रॉस करती हुई जाए। क्यों? इसलिए ताकि अगर आपको इस लाइन से रिलेटेड, क्योंकि ये आपने ड्रॉ की है और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास आ सकती है, तो ये लाइन उन पॉइंट्स पे है, तो इस लाइन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वही इन पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, और जो पॉइंट की इन्फॉर्मेशन होगी वही ओवरऑल आपके डेटा की इन्फॉर्मेशन होगी। इस तरह आप डेटा की इंसाइट निकाल सकते हैं। ये हमने ग्राफिकली देख लिया। अब ये ग्राफिकली तो आपने एक लाइन सीधी सी ड्रॉ कर दी और मैं ज़्यादा सा क्रॉस आपका डेटा नहीं कर रहा था, तो आप लाइन स्विच करते चले गए। पहले आपने यहाँ बनाई, फिर यहाँ बना के चेक करी, फिर यहाँ बना के चेक करी, देन आपने किसी तरह से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी। बट अगर आपके पास ये ग्राफिकली नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टैबुलर फॉर्म में एक x की वैल्यू है और एक टैबुलर फॉर्म में एक बहुत सारे y है और ये 1000 में है कि इनपुट और आउटपुट जस्ट आपको पता है और आप इससे रिलेटेड आपको कोई और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता और आपको डेटा की इंसाइट निकालनी है, तब आप क्या करेंगे? तब हमारे पास हमारा मॉडल कुछ मैथमेटिकली काम करेगा। अब मैथमेटिकली क्या करेगा? वो सोचेगा कि इसके ऊपर कोई इक्वेशन लगाई जाए, कोई ऐसी इक्वेशन कि उनके दरमियान कुछ इस तरह का रिलेशन हो कि अगर मैं उसमें कोई एक का इंक्रीमेंट करूं, तो अगर लीनियरली x में इंक्रीमेंट हो रहा हो तो लीनियरली y में इंक्रीमेंट हो रहा हो। तो उसने सिंपलेस्ट ये सोच रखी। इस सोच के रिस्पेक्ट से उसने एक लीनियर इक्वेशन ली और हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल है mx प्लस e। अब m क्या होता है? कोई भी लाइन कितनी तिरछी है। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन कम तिरछी है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखा जाए कि एक्स एक्सिस क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं ये ग्रीन लाइन देखूँ तो ये कम तिरछी है। लेकिन अगर मैं इस वाले नंबर की लाइन देखूँ ना तो ये ज़्यादा तिरछी है, और अगर इससे ऊपर वाली लाइन को देखूँ तो ये ज़्यादा तिरछी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कोई लाइन कितनी तिरछी है वो हमें बताता है कौन? स्लोप। ठीक है। अब किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? हम उसके 2 पॉइंट फार्मूला से निकालते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ग्राफिकली अगर देखना हो तो हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक x का पॉइंट देखा और एक इससे रिलेटेड y का पॉइंट लिया, फिर हम उस पॉइंट से आगे की तरफ मूव करें और दूसरा एक पॉइंट की तरफ गए। जब दूसरे पॉइंट की तरफ गए तो उसका एक x2 पॉइंट है और एक y2 पॉइंट लिया। फिर इन दोनों, ये जो हमारा पहला पॉइंट था उससे लेके दूसरा पॉइंट के दरमियान का डिफरेंस, और जो हमारा y1 का पहला पॉइंट था उससे लेके दूसरे पॉइंट तक का डिफरेंस, इनका रेशो आपके पास कहलाता है स्लोप। ओके, हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट पता चल गया। हमारे पास ये स्लोप आ गया। अब ये जो हमारे पास b लिखा हुआ है ये क्या है? हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ये हमारे पास क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? आपकी लाइन क्या y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे ये एक लाइन है, ये वाली फर्स्ट वन, तो अब ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करके मज़ीद लेके जाऊँ तो अब ये किसी एक पॉइंट को कट कर रही है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे सिर्फ y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है? 0। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट या b। ओके, ये हमारे पास हो गया। हमने ये सब देखा था, हमने लीनियर लाइन की इक्वेशन देख ली। अब लाइन की इक्वेशन देखने के लिए मॉडल जैसे सोच रहा था कि उसे m और m की वैल्यू, जिस तरह से हमने सिंपल या ग्राफिकली एक लाइन ड्रॉ करके सोच लिया कि कौन सी लाइन ज़्यादा डेटा को क्रॉस करेगी, वो हमारी बेस्ट पॉसिबल लाइन होगी।
अब ये मैथमेटिकली कैसे देखा जाएगा? मैथमेटिकली लाइन कितनी स्टीपनेस है वो स्लोप बताएगा। तो इसका मतलब हमें डिफरेंट स्लोप रखने होंगे, डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट रखने होंगे, जो बेस्ट पैरामीटर ये एम और बी की बेस्ट पॉसिबल लाइन होगी वही हमारे पास हमारे मैक्सिमम डेटा को क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, अब इसको किस तरह करता है हमारा मॉडल? ठीक है, मॉडल ने क्या किया, पहले y की वैल्यू क्या रखी, y इक्वल है एम एक्स प्लस बी, एम भी ज़ीरो कर दिया, बी भी ज़ीरो कर दिया, x की वैल्यू 1 से लेकर 1000 तक ले गए, लेकिन x की वैल्यू भले से 1000 हो लेकिन जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो में ऐड होगी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इस तरह से एक उसने मॉडल ने लाइन बनाई, लाइन ड्रॉ की, इनपुट और आउटपुट रख के, डिफरेंट स्लोप रखे, एम और बी की वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो रखी। जब ज़ीरो और ज़ीरो रखी तो एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आई है, इसके अंदर कोई स्टिफनेस नहीं है, ये बिल्कुल भी तिरछी नहीं है, ये स्ट्रेट जा रही है। देन उसने दोबारा एम और बी की वैल्यू चेंज की। अब इसने एम की वैल्यू क्या रखी है, स्लोप की वैल्यू, इसने एम की स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे ये स्लोप को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका स्लोप किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो सकता है, बस आपको पता कैसे चलेगा वो स्लोप है, जो भी x का कोफिशेंट होगा वो आपका स्लोप होगा, भले से वो a हो, e हो, c हो, d हो, x हो, x नहीं होगा क्योंकि x y z आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब कोफिशेंट के लिए हम m w ज़्यादातर से इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये b क्या है, आपका वाई इंटरसेप्ट। आपने एक स्लोप की वैल्यू रखी, एक वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू डिफरेंट रखी, पहले 0 रखा था, अब 3 और 200 रखा। अब 3 और 200 से देखें आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, इस स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम डेटा को क्रॉस कर रही है मिनिमम को। अब ये थोड़ा मिनिमम को करिए, उसने कहा अभी भी ये मिनिमम डेटा को क्रॉस करिए, मैक्सिमम को नहीं। उसने फिर पैरामीटर चेंज किए, इसने फिर पैरामीटर चेंज किया, और ये तब तक पैरामीटर्स को चेंज करता जाएगा जब तक के ये मैक्सिमम डेटा को क्रॉस ना करे। अब इससे कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम डेटा को क्रॉस कर रही है, यानी कि कैसे फाइंड आउट कर रहा है? क्या ग्राफिकली? नहीं, फर्स्ट कर लें वो ग्राफ नहीं बना रहा, वो सिर्फ और सिर्फ टैबुलर में काम कर रहा है, और टैबुलर फॉर्म में वो इस इक्वेशन बनाता है, और इस इक्वेशन से डिफरेंट y की वैल्यू निकालता है। तब उसे कैसे पता चलता है? उसे पता चलता है एरर से। एरर क्या होता है, ये आपकी लाइन है, प्रेडिक्टेड लाइन है। ठीक है, जो आपने बनाई है ये आपकी प्रेडिक्टेड लाइन है, ये आपने बनाई है, इस पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके y प्रेडिक्टेड हैं, जो आपकी इक्वेशन से आए हैं। ओके, आपकी इक्वेशन में आपने अपनी मर्ज़ी से पैरामीटर रखे हैं, स्लोप और y इंटरसेप्ट। अब ये जो ब्लू है ये है ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा ओरिजिनल डेटा और आपके प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो है एरर। ये एरर जितना कम होगा उतनी आपकी लाइन बेहतर है, आपकी जो प्रेडिक्शन है उतनी बेस्ट है, लेकिन एरर जितना बड़ा होगा आपकी प्रेडिक्शन उतनी रॉन्ग है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम एरर को कम करेंगे। अगर हमारी एरर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो एरर को कम करेंगे, लेकिन एरर को कम कैसे करेंगे? एरर को कम करेंगे इन दो पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर करके। यही था हमारा पूरा लीनियर रिग्रेशन का, क्या हमें अपने डेटा में से एक ऐसी लाइन को क्रॉस करवाना था जो मैक्सिमम डेटा को कवर करे, और वो मैक्सिमम डेटा को कवर करने के लिए जो हम लाइन लिख रहे थे उसमें हम दो पैरामीटर को चेंज कर रहे थे, एम और डब्ल्यू, और तब तक कर रहे थे जब तक के हमारी प्रेडिक्टिव वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में डिफरेंस मिनिमम ना हो जाए। अब हमारे पास एक तो एरर का फॉर्मूला ये होता है कि सिंपल हम डिफरेंस ले लें। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर भी कहलाता है। एक हमारे पास एरर होता है जिसके अंदर हम मीन स्क्वायर्ड एरर लेते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, ये अगर आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू और आपके ओरिजिनल वैल्यू, आपका ओरिजिनल वैल्यू का डेटा जो एरिया कवर कर रहा है वो स्क्वायर्ड एरिया कर रहा है आपके प्रेडिक्टिव वैल्यू के अगेंस्ट। तो इस तरह की वैल्यू में हम मीन स्क्वायर्ड एरर लेता है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन आपका एरर एरिया, तो ये कितना सारा एरर एरिया कवर कर रहा है, पूरा का पूरा स्क्वायर। ये लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लेंथ है, ये ब्रेथ है, देन ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ ब्रेथ एरिया एंड लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, इनको एरिया इंटू एरिया, एरिया स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा एरिया स्क्वायर कवर कर रहा है। और अगर मैं ओवरऑल तमाम डेटा की बात करूँगी तो हम इसलिए एवरेज ले लेंगे। ओके, मीन स्क्वायर्ड एरर। अब एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी नंबर डेटा होता है उसको नंबर ऑफ सैम्पल से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन स्क्वायर्ड एरर के फॉर्मूले में भी हम यही करेंगे। हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे प्रेडिक्टेड में से, उसको माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैम्पल से,
और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराते, लेकिन यहाँ हम करा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ क्या है, 2 मरतबा लेंथ और ब्रेथ, एक बार लेंथ और ब्रेथ, तो ये जो रिडंडेंसी है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक बार आए। ओके, जब हमारे पास डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी को हमें रिमूव करना होता है तब हम उस सिचुएशन में 2 से डिवाइड करा देते हैं अपनी इक्वेशन को। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने ओरिजिनल की तरफ, जो हमें असल बात करनी थी कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का हमने देख लिया, हमने कॉस्ट फंक्शन किसको कहा है, मीन स्क्वायर्ड एरर को। ओके, यहाँ हमने एब्सोल्यूट एरर नहीं लिया। इसकी एक और भी वजह है, वो हम जब आगे ग्रेडियंट डेटा ऑप्टिमाइजर पढ़ेंगे मैं तब बताऊँगी। ओके, काम क्या हो रहा था, काम ये हो रहा था कि ओरिजिनल में इनपुट फीचर्स बताते हैं, एक्स की वैल्यू बताती हैं और आउटपुट में वाई की वैल्यू बताती हैं। ये हमारे पास मॉडल ट्रेन होने से पहले ये हमें ये एक डेटा पता था। अब हमने मॉडल से कहा है कि हमें पता करना है कि ये इनपुट की वैल्यू रखने पे आउटपुट की वैल्यू आई कैसे, क्या हुआ पीछे, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो मॉडल ने सोचना शुरू किया, उसने पहले इनपुट फीचर लिया, उसके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन लगाई, y इक्वल है mx प्लस b, और एक y की वैल्यू प्रेडिक्ट, y की वैल्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे m सबसे पहले उठाया, m की वैल्यू इसने रखी क्या है 1, और इसने b की वैल्यू भी रख दी, क्या रखी है इसने 1। ये इसने फर्स्ट सपोजिशन स्टार्ट की। अब x क्या है 1, m भी इसने रखा 1, b भी रखा 1, तो 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 2, तो y प्रोडिक्शन की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये जो 2 प्रोडिक्शन की वैल्यू आई है, इसका क्या लेना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है, एरर निकालना है। इसका एरर कैसे निकाला था हमने, इसका एरर हमने निकाला था इस फॉर्मूले से। अब मेरे पास एक ही वैल्यू है तो हमने क्या किया, ओरिजिनल डेटा की क्या वैल्यू है 5, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.5। ओके, अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एक ही सैम्पल है, एक ही इनपुट फीचर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फीचर था, एक m की वैल्यू थी, एक x की वैल्यू थी, हमने ये सब कुछ करके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 4.5 आ रही है, इसका मतलब हमारा मैक्सिमम एरर है ओरिजिनल डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा में। अब इस डेटा को मिनिमाइज़ करना है, इस डेटा को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, उस टेक्निक को हम कहते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना हमने पढ़ा कि हमारे पास एक इनपुट फीचर था, तो मॉडल ने सोचा ये इनपुट फीचर को किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाए, तो उसने एक फार्मूला डिज़ाइन किया। उस फार्मूले में इसने सपोज की दो फीचर्स के इसने कोफिशिएंट की वैल्यू, उस फीचर के कोफिशिएंट की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू को, देन वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दिया, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई उसको ओरिजिनल से माइनस कर दिया, कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। सिंपल काम हुआ, कुछ मुश्किल नहीं। देन अब इस फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 इनपुट है, 3 हो या 100 इनपुट हो तब भी ये यही करेगा। हमारे पास प्रेडिक्शन की वैल्यू की वाई प्रेडिक्शन क्या हो जाएगी, एम एक्स प्लस बी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, या एक ही था इसलिए 1 1 नहीं लिखा, अगर 10 लिखूंगी तो हर एक के साथ 1 2 3, x1 एक फीचर है उसका कोफिशिएंट m1, x2 दूसरा फीचर उसका कोफिशिएंट m2, x3 तीसरा फीचर उसका कोफिशिएंट m3। ये जो कोफिशिएंट है असल में ये क्या है, ये वेट्स भी कहलाते हैं या कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, आपका y डिपेंड कर रहा है x पे, तो वो कितना डिपेंड कर रहा है, वो x पे कितना डिपेंड कर रहा है ये m1 बताएगा, x2 पे कितना डिपेंड कर रहा है ये m2 बताएगा, x3 पे कितना डिपेंड कर रहा है ये m3 बताएगा, और भी आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका कांस्टेंट है। देन ये तमाम वैल्यूज़ को ये रखेगा, m1 को 1 सपोज कर लिया फॉर एग्जांपल इसने, फिर m1 को भी 2 को भी 1, m3 को भी 1, b को भी 1, इन सब कोफिशिएंट को इसने 1 सपोज किया, b को भी 1 किया, और x1 x2 की वैल्यू गिवन थी इसे, इसने इन सब को सॉल्व करेगा, y प्रेडिक्शन की वैल्यू निकालेगा, फिर कॉस्ट फंक्शन निकालेगा। यहाँ तक का काम क्लियर है, सिंपल। इसने क्या किया, इनपुट फीचर लिए, y प्रेडिक्शन से इसने एक इक्वेशन से y प्रेडिक्ट किया और कॉस्ट फंक्शन निकाले। अब अगर आपके पास इस तरह का डेटा होता कि आपके x तो न्यूमेरिक है लेकिन y न्यूमेरिक नहीं होता, y डेटा ट्रू और फॉल्स होता, 1 या 0 में होता, या फिर मैं आपसे कहती कि मेरे पास डेटा की वैल्यू 1000 1000 3000 4000 में है, इस डेटा को मैं इतना ज़्यादा को सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, इस डेटा को 0 और 1 की रेंज में ले आए, तब हम क्या करते हैं, वो 0 और 1 की रेंज में लाने के लिए हम इस अपने जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है ना y प्रेडिक्टेड, इसको इस पर अपना सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई कर देते। अब सिग्मॉइड फंक्शन होता क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है
जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी देता है। आपके पास इनपुट है, ये हमारे पास फंक्शन क्या है, वन प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। जो भी आपकी यहाँ पर y लिखा हुआ है, लेकिन ये इस वक्त इंडिपेंडेंट फीचर है, या जो भी आप इसको देंगे 1 2 3 1000 10,000 -1 -2, इसको ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, हमारे पास जो भी लीनियर रिग्रेशन की जो भी वाई प्रेडिक्शन की वैल्यू आएगी, उसको सिंपल इस सिग्मॉइड फंक्शन से ऑपरेट करा दें। ऑपरेट कराने का मतलब क्या होगा, सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल में अपनी प्रेडिक्शन की वैल्यू डाल दें। अगर इस y की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इस y की वैल्यू माइनस में बड़ी होगी, तो इस पूरी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बहुत छोटी होगी, जिसकी वजह से अगर आप 1 में बहुत छोटी वैल्यू ऐड करें, फर्स्ट कर लें 1 में आपको 0.0000001 ऐड कराना है, तो इतना छोटी वैल्यू आप ऐड भी कराएंगे तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, 0। 1 + 0 1, 1/1 1, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव में एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ जाती है, और वो जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर वो बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, तो उस बहुत लार्ज वैल्यू को आप क्या सपोज करेंगे, आप 1 ले लेंगे। तो आप जब भी आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो 1 को आप बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे तो वो बहुत बड़ी ही वैल्यू रहेगी। 1 को बहुत बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यू को आप कंसीडर क्या करेंगे, 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गई लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जब भी हमारे पास सिंपल लीनियर फंक्शन चल रहा है, उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर हमें अप्लाई करने को कहा जा रहा है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो ऊपर काम हुआ है, हमने अपना कॉस्ट फंक्शन निकाला। कॉस्ट फंक्शन के वक्त हमने वाई प्रेडिक्शन यूज़ की थी, वाई प्रेडिक्शन के बजाय हम पहले वाई प्रेडिक्शन पे ऑपरेट करा देंगे अपना सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 और 1 में हमारे आंसर्स ले आएगा। जब 0 और 1 में आंसर आ जाएगा, फिर आप उससे कॉस्ट फंक्शन निकाल। ठीक है, इसका भी मैंने एक सिंपल सी यहाँ डायग्राम बनाई हुई है। ये आपने क्या किया, x लिया, प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाली, y प्रेडिक्शन आ गई, फिर उसके बाद इसको सिग्मॉइड फंक्शन से ऑपरेट कराया, और ऑपरेट कराने के बाद कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। ये काम आप जब कर रहे हैं तो आपने एरो देखी है, ये सारी की सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे ही की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पीछे की तरफ नहीं आ रहे, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं, इस पूरे मेथड को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ओके, ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन कहलाता है मेथड। अब हमारे पास इनपुट फीचर से लेके कॉस्ट फंक्शन तक अगर हम जा रहे हैं, तो हम सिंपल कह देंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रही है। ठीक है, अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर ली, कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया, हमें पता चल गया एरर आ रहा है। अब उस एरर को मिनिमाइज भी तो करना है भाई। अब मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र की हेल्प लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र की वैल्यू, आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आई है, कुछ आई है 4 5 6 जो भी आई है, ओरिजिनल वैल्यू के बारे में आपको पता ही नहीं है वो है क्या, वो किस पॉइंट पर है। आपकी वैल्यू इस पॉइंट पर है। अब आपको इस पॉइंट से इस वक्त ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आना होगा, तभी आप मिनिमम वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू पे हैं, आपको मिनिमम वैल्यू पे आने के लिए आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से ग्राफ हटा दूँ, फिर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको सिर्फ अपनी वैल्यू पता है, आपको नहीं पता मिनिमम वैल्यू कहाँ है। तो उस मिनिमम वैल्यू पे अप्रोच करने के लिए, उस तक जाने के लिए आपको आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है, ये बताता है आपका ऑप्टिमाइज़र। अभी अभी तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ है ग्राफ में, ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। आप लोगों को स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्लोप होता क्या है? स्लोप हमें, अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्लोप हमें स्टिफनेस बताता है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करूँ, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करूँ, तो इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। ये लाइन कम तिरछी है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट बनाऊँ और इसका स्लोप निकालूँ, तो ये लाइन क्या है, ज़्यादा तिरछी है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब इसका स्लोप ग्रेटर है बनिस्बत इसके स्लोप से। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये लाइन बिल्कुल भी तिरछी नहीं है, तो सीधी लाइन है, तो इसका स्लोप क्या है, 0।
तो मैं जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है उसका स्लोप 0 है, और जहाँ मैं जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ इसका स्लोप जो है वो मैक्सिमम है। तो अब मैंने इस स्लोप की मदद से मैंने ये पता कर लिया कि मैं मैक्सिमम पे हूँ, मुझे मिनिमम पे जाना है, तो मुझे बैकवर्ड आना होगा, मुझे वापसी की तरफ आना होगा, मैं बहुत आगे निकल गई। ठीक है, अब आपका पॉइंट भले से यहाँ हो, भले से आपका पॉइंट यहाँ हो, आपको क्या करना है, स्लोप हम सिंपली स्लोप ने हमें ये बता दिया कि अगर स्लोप की वैल्यू ग्रेटर है तो हमें क्या है, बैकवर्ड आना है। फॉर एग्जांपल आपकी स्लोप की वैल्यू लेस होती, कैसे लेस होती, ये कुछ आप इस तरह का आपकी फंक्शन होता और आप इस पॉइंट पे खड़े होते। अब आप यहाँ पे अगर स्लोप की वैल्यू निकालते तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये ज़ीरो वैल्यू है, -2 ज़ीरो से 0 बड़ा है, -2 छोटा है, -4 -2 से भी छोटा है। तो हमारे पास हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालते और इस पॉइंट पे स्लोप निकालने पे हमारी स्लोप की वैल्यू इस स्लोप से भी कम आती, कोई -4 आ जाती या -5 आ जाती, और यहाँ पे स्लोप 0 है तो 0 बड़ा है, -4 छोटा है, तो हमें क्या जाना था, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब स्लोप बड़ा आ गया तो जाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्लोप छोटा आ रहा है तो हमें जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये ऑप्टिमाइज़र हमें बताता है, और ये ऑप्टिमाइज़र ने कैसे बताया, स्लोप के रिस्पेक्ट से बताया। अब हम ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं या डेरिवेटिव बोलते हैं। अब स्लोप हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हम 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट से किसी लाइन का रेशो निकालने होता है। देखिए स्लोप हमारे पास रेशो ही था ना, हमने स्लोप का ऊपर फॉर्मूला देखा था, तो स्लोप क्या था हमारे पास, ये रहा हमारे पास क्या है, y2 माइनस r1 अपॉन x2 माइनस r1। तो यहाँ 2 पॉइंट्स यूज़ किए, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप निकालूँ, वो हमारा कहलाता है डेरिवेटिव या ग्रेडियंट। ठीक है, तो डेरिवेटिव की यही डेफिनेशन होती है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ये हमारे पास समझ आ गया कि इस तरह से हमने ग्राफिकली देख लिया कि हमें ऑप्टिमाइज़र ने बताया है कि हमें फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है। अब इसके लिए कोई एक फार्मूला है, इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला ये है कि अगर यहाँ पर आए आपके पास इनपुट फीचर्स हैं बहुत सारे, x1 x2 x3 x4 xn, हर इनपुट फीचर से अगेंस्ट कोई ना कोई उसका कोफिशिएंट होगा जो आपकी कंट्रीब्यूशन बताएगा। तो वो जो हमारे पास क्या होंगे, अगर x n तक हैं तो w भी क्या होंगे, n तक ही होंगे, और y इंटरसेप्ट भी होंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो हमारे पास हमने फीचर्स की सपोजिशन की मॉडल ने, उसके बाद उसने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। एक्टिवेशन फंक्शन क्या था, वो आपका मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे वो एक इक्वेशन डेवलप करे और उससे y प्रेडिक्शन की वैल्यू निकाले। ओके, वो हमने वहाँ देखा था y पर, वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन ये रही हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया था, अगर हम चाहते हैं लॉजिस्टिक हमारे पास आंसर आए, तो हमने उस इक्वेशन की जो वो प्रेडिक्शन थी उसको सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई कर दिया। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास ये रहा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस, अब यहाँ पे इन्होंने इस इक्वेशन का नाम NAT नेट का कहा है तो यहाँ पे नेट लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, सिग्मॉइड फंक्शन पे भी अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये ओरिजिनल आउटपुट है, हमारे पास एक प्रिडिक्टेड आउटपुट आया है, तो अब उनका डिफरेंस, उनका एरर हमने कैसे देखा था, कॉस्ट फंक्शन से। ठीक है, वो हमने कॉस्ट फंक्शन लगा के इस कॉस्ट फंक्शन से इस एरर को देख लिया। अब इस एरर को कम कैसे करना है, हमारा एरर तो आ गया, हमारा मकसद एरर नहीं था, हमारा मकसद एरर को मिनिमम करना था ताकि बेस्ट पॉसिबल फिट पर जा सकें, मैक्सिमम डेटा को कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने क्या करना है, इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स ऑफ इनपुट फीचर। अगर आप W1 के रिस्पेक्ट से इसको रिप्रेजेंट किया है J से, कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, J से। अब इस J को अगर आप डेरिवेट ले लेंगे W1 के रिस्पेक्ट से, तो नया W1 आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि W1 में इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होना है। अभी हमने पढ़ा ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर आपको क्या बताता है कि आपको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड, यही चीज़ आपको ये बता रहा है कि जब आप डेरिवेट ले लेंगे, वहाँ पे स्लोप लिया था, स्लोप की वैल्यू से देखा था कि हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके रिस्पेक्ट से बैकवर्ड या फॉरवर्ड। यहाँ पे हमने यही किया कि J के रिस्पेक्ट से W1 के रिस्पेक्ट से J का डेरिवेट लिया, W2 के रिस्पेक्ट से J का डेरिवेट, हर एक फीचर के कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से J का डेरिवेटिव लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सिंपल सा काम हुआ
कि हमने WJ के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे मैंने ओवरऑल फीचर के रिस्पेक्ट से एक m ले लिया, स्लोप ले लिया, कि मैंने अपने कॉन्स्टेंट कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेट लिया है m के रिस्पेक्ट से, उसको मल्टीप्लाई कराया है लर्निंग स्टेप से जो अल्फ़ा है। लर्निंग स्टेप क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल ये आपकी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स में आपको किस तरह से उतरना है, कितने स्टेप्स लेने हैं कि आप जल्दी से नीचे पहुँच जाएँ। आपके पास 100 स्टेयर्स हैं तो आप क्या करेंगे? आप 2 स्टेयर्स अगर एक साथ स्टेप लेंगे 2 का तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप 3 का लेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है आप गिर जाएं। तो जहाँ पे आपके पास नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो स्टेप आप नहीं लेते। आप क्या करेंगे? आप 1 स्टेप ले लेंगे या 2 ले लेंगे, इनफ है। 3 पे हो सकता है आप गिर जाएं, और 4 तो आप ले ही नहीं सकते, उससे आप डायरेक्ट ही नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो आपने अपनी तरफ से स्टेप सोच के लिया कि मुझे क्या मेरे लिए सही है, यहाँ पे भी हमें लर्निंग स्टेप यही चीज़ है। ये आपको अपनी तरफ से सोचना है कि 0.1, 0.2, 0.3 या 0.5 या 1 लेना है, ठीक है। आप यहाँ खड़े थे, आपने इसका डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव को के बाद आपको पता चल गया कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। उस बैकवर्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए आपको कितना नीचे जाना है, 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, तो वो आपका स्टेप है। आप उस अपने डेरिवेटिव को उस स्टेप से मल्टीप्लाई करा देंगे, देन उसको माइनस करा देंगे अपनी वो सपोजिशन से जो आपने पहले एम फीचर्स की वैल्यू ली थी जिसकी वजह से कॉस्ट फंक्शन आया था। ये है आपका फर्स्ट m1 जो आपने सपोज किया था 1, जिसकी वजह से कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 4.5। ओके, जब ये आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट फंक्शन था, इसको मिनिमाइज़ करना था। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने डेरिवेट लिया, किसके रिस्पेक्ट से? उस फीचर के रिस्पेक्ट से जो हमने अपनी तरफ से सपोज किया था। हमारे पास m1 था, b था। दूसरे केस में हमारे पास m1, m2, m3 था। अगर m1, m2, m3 था तो हर बारी में हम हर फीचर के कोफिशिएंट से उसको डेरिवेट लेके देखेंगे कि नया हमारे पास कोफिशिएंट क्या होना चाहिए कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो डावा जे अपॉन डावा एम से आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू आ जाती है 1। अल्फ़ा आपने रखा है 0.5, ठीक है। 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो क्या आएगा? 0.5, लेकिन -0.5 क्योंकि माइनस की साइन। उसके बाद आपने 1 लिया हुआ था m1, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो अब आपका न्यू m क्या हो गया? 0.5। अब इस 0.5 को जाएं दोबारा से इस इक्वेशन में डालें, x1 की वैल्यू 1 रखें, m1 यहाँ पे 0.5 रखें। अब b क्या लिखेंगे? b भी हमें नहीं पता। ओके, इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेट करना पड़ेगा b के भी रिस्पेक्ट से, b की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम यही मेथड, जैसे m1 की नई वैल्यू निकालिए, सेम b के लिए भी यही काम करेंगे। कॉस्ट फंक्शन को डेरिवेट कर देंगे b के रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लाई करेंगे अपने लर्निंग स्टेप से, और उसको माइनस कर देंगे अपने न्यू, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी। हमारे पास एक न्यू वैल्यू है, हमारे पास 2 न्यू वैल्यू आ गई, m1 की और b1 की। इन न्यू वैल्यू को आपने इस प्रेडिक्शन में डालेंगे, एक नई प्रेडिक्शन आएगी। उस प्रेडिक्शन को आप सिग्मॉइड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपकी हो जाएगी। अब उसका कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे। अगर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू अभी भी पहले 4.5 थी, फॉर एग्जांपल अब सिर्फ 4 हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा डेरिवेट लेंगे, आप फिर डेरिवेट लेंगे, आप फिर डेरिवेट लेंगे अपने फीचर के कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से, और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका कॉस्ट फंक्शन, आपका जो एरर है वो मिनिमाइज ना हो जाए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको बेस्ट पढ़ा सकूं। अब अगर आपको डेरिवेट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि डेरिवेट कैसे लेते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब काम आपको अपने हाथ से नहीं करना, ये सब आपको काम नहीं करना है, ये सब काम मॉडल कर रहा है। मॉडल नहीं, ये सब कुछ करना है। मॉडल को पता है डेरिवेट किस रिस्पेक्ट से लेने हैं, लेकिन अगर आपको जानना है कि किस तरह से डेरिवेट की भी पूरी वीडियो बनाओ तो मैं वो भी बता दूँगी। आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा, ओके। हमने ओवरऑल, अब अगर मैं समराइज़ करूँ कि हमने किया हमारे पास इनपुट फीचर हमें गिवन थे। हमारे पास इनपुट फीचर से, इनपुट फीचर क्या है? अगर मैं आपसे कह रही हूँ आपको अपनी एनुअल सेल देखनी है कि आपकी कितनी हुई, और अगले साल आप ऐसा क्या करें कि आपकी एनुअल सेल बढ़ जाए, तो ये मैंने आपको एक डेटा दी है पूरा साल का। उस डेटा सेट से आपको इनसाइट निकालनी है। इनसाइट निकालने के लिए आपने लीनियर रिग्रेशन की थी या
उस रिग्रेशन करने के लिए आपने बेस्ट मॉडल एक ऐसा तैयार किया था जो हमें बेस्ट प्रेडिक्शन दे सके, ठीक है। उसके लिए जो आपने इक्वेशंस लिखी थी वो आपकी एक्टिवेशन फंक्शन कहलाई थी, ओके। आपके इनपुट फीचर आपको गिवन थे, उस इनपुट फीचर के अगेंस्ट आपने एक इक्वेशन तो लिखी, लेकिन उस इक्वेशन में वो तमाम इनपुट यूज़ किए। अब वो तमाम इनपुट यूज़ किए हैं तो उन इनपुट फीचर, वो जो इनपुट फीचर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको उनके वेट्स भी सपोज करने पड़ेंगे। आपने उन तमाम वेट्स की वैल्यू सपोज़ की, फर्स्ट आपने सपोज़ की, उस सपोज़ करने के बाद आपने प्रेडिक्शन की, आपने एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले में वैल्यूज़ डालें, वैल्यूज़ डालने के बाद आपने सिग्मॉइड, अगर आपको 0 और 1 के रेंज में आंसर्स चाहिए तो आपने अपने जो प्रेडिक्शन है उसको सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई कर दिया। उसको अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है और आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, तो आपने कॉस्ट फंक्शन लिया और आपको पता चल गया आपकी वैल्यू कितना एरर है आपके प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ में, कितने दूर हैं आप अभी ओरिजिनल डेटा से। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने क्या किया, ग्रेडिएंट डिसेंट ऑप्टिमाइज़र का काम किया। तो आपने इस जे को इन कोफिशिएंट के हर एक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया ताकि आपको नया कोफिशिएंट मिल सके। उस नया कोफिशिएंट को क्या रखना है, क्या इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ये भी आपको ऑप्टिमाइज़र ने ही बताया था। ये जो यहाँ माइनस के फॉर्मूले में साइन लगी हुई है वो इसी वजह से लग रही है जो आपको बता रहा है कि बैकवर्ड जाना है। अगर ये प्लस लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है आपको फॉरवर्ड जाना है, ओके। तो ये आपको ऑप्टिमाइज़र ने बताया था। तो उसकी वजह से आपने नए W लिए, वो नए W आए, फिर एक्टिवेशन फंक्शन में गए, फिर सिग्मॉइड पे अप्लाई हुए, फिर उसने चेक किया कॉस्ट फंक्शन से, अभी भी सही वैल्यूज़ नहीं आई, फिर दोबारा वो गए, उसने फिर डेरिवेट किया और तब तक करता रहा जब तक इसकी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं हो गई, ओके। अब आप पहले जा रहे थे जब आप x1 से फीचर से लेके एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे थे और इनपुट अपने ओरिजिनल डेटा की तरफ आ रहे थे, आउटपुट की तरफ आ रहे थे, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है। अब आपने जो ग्रेडियंट डिसेंट का काम किया है और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आए हैं, ये कहलाती है आपकी बैकवर्ड प्रोपेगेशन, ओके। मैंने कोशिश की कि मैं आपको सिंपली समझा सकूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या थी और हुआ किस तरह से है, ठीक है। मैंने डेरिवेट नहीं बताया कि डेरिवेट करते कैसे हैं, कैसे नहीं करते। डेरिवेटिव के अपने फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के रिस्पेक्ट से हम देख लेते हैं कैसे डेरिवेट हुआ। असल मसला ये था कि हमें ये जानना था कि ये हो क्या रहा है सिस्टम में पीछे, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं। अगर आपको नहीं समझ आया हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। मेरा नाम मैदानवार है, मैं आपको मैसेंजर में मैसेज कर दूँगी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।